राजस्थान का सीकर जिला सर्च करिए, फेसबुक पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर या सोशल मीडिया पर जाकर, इंटरनेट के गूगल क्रोम में जाइए और वहाँ पर सीकर जिले का एक गांव है बेरी सर्च करिए। आप जैसे ही बेरी सर्च करेंगे तो बेरी गांव से जुड़ी एक ऐसी महिला शख्सियत की हजारों, सैकड़ों से लेकर हजारों कहानियाँ, वीडियोज, पॉडकास्ट और प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए तमाम सक्सेस स्टोरी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जो पूरी दुनिया के लिए एक मशाल कायम किए हुए हैं। आज हम एक ऐसी महिला शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने बागवानी में शुरुआत तो जीरो से की थी, लेकिन आज वह देश के लिए एक हीरो के रूप में रोल मॉडल का काम कर रही हैं। हमारे साथ संतोष देवी खेदर जी हैं और संतोष देवी खेदर जी का जो नाम है वो अपने आप में ही एक मिसाल है, या कह लिया जाए कि अपने आप में ही देश की महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा करने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करता हूं। और कैसे शुरुआत किया, और जब आपने शुरुआत की थी तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये हमने शुरुआत में 2008 में शुरू किया था, क्योंकि उस समय हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं था और मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे, 3 बच्चे थे। तो खेती में क्या होता है कि उसमें कुछ नहीं होता है, जैसे हम ग्वार बाजरा बोते रहते हैं तो उसमें कुछ नहीं हुआ। जी। तो फिर मैंने उनसे ये कहा कि क्यों ना अलग हटके करें, तभी अब इनकम इस खेत में हो पाएगी। जी। तो मेरे पति ने कहा कि भाई क्या शुरू करें, तो मैंने कहा कहीं पे देखो कोई चीज अच्छी लगे वही करेंगे। जी। तो तब से हम 2008 से हम बागवानी में आए। तो बागवानी के अंदर हमने अनार को चुना, क्योंकि मैंने सुना था कि एक अनार 100 बीमार, तो डॉक्टर भी अनार ही ज्यादा बताता है। जी। तो उस समय हमने अनार की रेट पूछी तो उस समय 250 रुपए थी। तो ये देख करके हमने अनार को ही सबसे बेस्ट चुना और फिर अनार को 2008 में लगाया हमने। उस समय हमारे पास पानी भी नहीं था, तो पहले ट्यूबवेल करवाया, उसके बाद हमने इंजन सेट से इन्हें 5 साल तक सींचा। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना हम 11 के अंदर, जब हमें 3 लाख रुपए की इनकम हुई, तो एक किसान अगर जब 3000 रुपए नहीं देख पाता, वो 3 लाख रुपए देखता है, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जी। तो ये देख करके मैंने अपने पति से यही कहा कि भाई अगर हम अकेले काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे पति तो नौकरी करने जाते थे, तो अकेले करते थे। मैंने तो यहाँ लेबर भी लेके आते हैं तो वो 8-9 हजार रुपये लेती है, और मेरे पति को उस समय 3000 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने उन्हें यही कहा कि भाई तुम नौकरी छोड़ दो, क्यों ना हम पूरा परिवार मिलके इस खेत में ही काम करेंगे। जी। तो मेरे पति ने फिर 2013 में अपनी नौकरी से रिजाइन दिया और फिर इसी खेती में हम काम करने लगे। अच्छा, ये तो खेती शुरुआत करने की बात 2008 से हुई। आपकी पारिवारिक शुरुआत, जैसे महिलाओं को चौका बर्तन, चूल्हा चौका तक ही सीमित कर दिया जाता है और खेती में पुरुषों का दबदबा रहा है, जबकि महिलाएं ही काम करती हैं, रोपाई से लेकर के देखभाल, मड़ाई और भंडारण तक। लेकिन जब बात आती है किसान की तो पुरुष सामने आ जाता है। तो एक महिला किसान के रूप में सामने आना और देश की एक आइडियल वुमन के रूप में महिला किसान के रूप में सामने आना, ये शुरुआत कैसे हुई? बचपन से दिमाग में कैसे बात आई कि किसान बनना है? ये बचपन में मैं खेती का काम किया करती थी, क्योंकि मेरे पापा दिल्ली पुलिस में नौकरी किया करते थे। तो मेरी मम्मी अकेली खेत में काम किया करती थी, हम 5 बच्चे थे। तो सब पढ़ने जाते, तो मेरा मन मेरी मम्मी के साथ ही लगता था, क्योंकि वो खेती में काम करती थी। तो मैंने 10th क्लास तक अपनी 10वीं क्लास पास की है। उसके बाद से जब मेरी शादी हो गई तो मैं यहाँ ससुराल आ गई, तो यहाँ पे मुझे खेती से अच्छा लगा। तो ये खेती करने के बाद मुझे ये लगता है कि जो मुझे भी पहले चूल्हा चौके इसमें रखा गया था, क्योंकि मैं भी घर का ही काम किया करती थी और खेती का कर लेती थी। फिर जब मैंने 2008 में अपने पति से, क्योंकि परिवार जब शामिल होता है, अगर नौकरी नहीं करता तो उसे अलग कर दिया जाता है, तो हमें फिर अलग कर दिया गया। तो अलग करने के बाद हमें दिया कुछ नहीं गया, तो हमने सोचा कि बच्चों को कैसे पाल पाएंगे। तो उसके बाद मैंने अपने पति से ये कहा कि भाई अब मुझे अपनी खेती में कुछ अलग हटके करना है, तो हमें बागवानी में आना पड़ेगा। तब से हम इस बागवानी में आए और मैं सपोर्ट मेरे पति का सबसे ज्यादा मानती हूँ। आपने बागवानी की शुरुआत की और भी राजस्थान जैसे शहर में जहाँ पीने के पानी की किल्लत है, तो दिमाग में नहीं आया कि हम ऐसे पौधे रोपने जा रहे हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ेगी और रेतीली भूमि पर, और आपके पास जमीन कितनी थी? क्योंकि एक दिमाग में आता है कि खेती से तो लाभ है नहीं, जैसा आपने शुरुआत में कहा, और दूसरा कि लोग अपने बच्चों को भी नौकरियों में भेजना चाहते हैं। राजस्थान में जो बॉर्डर एरिया, वहाँ तो पानी की किल्लत से आपसे बेहतर कौन जानता होगा। तो पानी के प्रबंधन को लेकर के, जैसे होता है कि हम नालियां बनाकर पानी को सिंचाई करते हैं, आपने पानी के प्रबंधन को लेकर क्या किया? हम सबसे पहले देखेंगे कि जब पेड़ लगाते हैं तो इतने पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमें इन्हें ड्रिप सिस्टम से सींचना है। जी। तो मिनिमम ही पानी लगता है। अगर जो जितना हम खेती में लगा रहे हैं उससे तीसरे हिस्सा का ही पानी पेड़ों में लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि अपने अगर पानी को बचाना है तो हमें ड्रिप सिस्टम में आना पड़ेगा और पेड़ लगाने पड़ेंगे। अगर अलग हटके करना है
क्योंकि कई कहते हैं कि हमारी ये जो खेती है घाटे का सौदा है, लेकिन मैं इसे नहीं मानती, क्योंकि मैंने तो इसी खेती से मैं ऊपर उठी हूँ। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 3,000 रुपये था गुजारा करने के लिए, 3-3 बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी थी। तो ये सब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया है, खेती से ही सब कुछ किया है। अच्छा, खेती से जुड़ी पढ़ाई। जी, सभी से खेती से जुड़ी है, इसलिए क्योंकि मैंने अपने बच्चों को एग्रीकल्चर से बीएससी करवाया है। जी, जी। और एग्रीकल्चर बीएससी करवा करके मैंने अपने बेटे से ये कहा कि बेटा तुझे नौकरी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास खेती है, अगर हम खेती में कितनी कमाई कर खेती है? सकते हैं, हमारे पास सिर्फ 5 बीघा खेती है। और 5 बीघे में ही आपने इतना कमाल कर जी, दिया। और 5 बीघा में अगर हम 30 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बेटा तुझे नौकरी की कहाँ जरूरत पड़ गई। अच्छा, जीरो से आपने शुरू किया और जी। टर्नओवर आज 30 लाख है। जी, तो इस 30 लाख में ये अनार के फलों का कितना योगदान है, पौधों का कितना योगदान है? इसमें हमारा सबसे ज्यादा योगदान जैसे अनार है, नींबू है, मौसमी है, एप्पल है, इन सभी प्लांट हैं, उनमें सब में फल आते हैं, तो वो फल है, और फिर इन्हीं से हम मदर प्लांट तैयार करते हैं, तो वो पौध है। इन सबको मिक्स करके हम उन्हीं का एवरेज निकालते हैं, उनसे हम ये 30 लाख रुपए की इनकम होती है। क्योंकि फल और पेड़, इन दोनों से, अगर हमारे पास फल नहीं होंगे तो हम इतने पेड़ तैयार नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास आधी इनकम हो जाएगी। अच्छा, अभी बात की जाती है, कहावत आपने भी सुनी होगी, हमने बचपन में पढ़ी भी है, रेत में सोना उगाना। तो रेत में सोना तो उगाया नहीं जा सकता, लेकिन हमने कहानियां पढ़ी हैं कि आपने रेत में सोना उगा दिया। वो सोना कैसे उगाया आपने? वो सोना यही होता है कि जैसे हमने ये रेत है, इसके अंदर ऐसे ऐसे पेड़ तैयार कर दिए हैं जो हिमाचल में भी नहीं होते। जी, क्योंकि जी। कई लोग कहते हैं कि ये जो सेब है ये सिर्फ हिमाचल और जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन उससे हमने फैल कर दिखाया, और 50 डिग्री टेम्परेचर पे हमने सेब यहाँ तैयार कर दिखाया सभी को। और ये जो इतना 50 डिग्री टेम्परेचर सह करके भी, और इन पे इतना सेब आता है, शुरू में 20 किलो, 25 किलो, फिर 40-45 किलो तक का एवरेज बैठता है, तो उनकी साइज भी 200 ग्राम तक आती है। और जो ये खास बात ये है कि मैं जो जून जुलाई में जब कहीं फल नहीं रहता है, उस समय ये फल आता है, और इसका मिठास है वो सबसे बेस्ट है, जो बाजार में आ रही है उससे भी अच्छा मिठास आएगा इसका। कलर की बात करें तो कैसा है? कलर इसका लाल आएगा बिल्कुल, क्योंकि 3 साल तक हरा रहेगा, और चौथी साल इस पे कलर लाल आएगा। जी, जी। जी। अच्छा, दहेज की बात करें तो लोग दहेज में गाड़ियाँ देते हैं, रुपए देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन आपके बेटी के दहेज की हमने दूसरी कहानी सुन रखी है। वो क्या कहानी है? शुरू में यही था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो कहते हैं ना कि भाई जब बेटी हो जाती है तो उसे दहेज की चिंता होने लगती है। तो मैंने दहेज की चिंता कभी नहीं की, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटियों को दहेज ना दे करके उन्हें पहले पढ़ाऊंगी, और पढ़ा करके उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करूंगी। और मैंने वही किया, अपनी बेटी को दोनों को पढ़ा करके और उन्हें अपने पैरों पे खड़ा किया है। आज जो मेरी छोटी लड़की एग्रीकल्चर से बीएससी करके आज वो सुपरवाइजर लाइन पे है, इसी खेती की लाइन पे है। और जो बड़ी बेटी है उसे मैंने कला वर्ग दिलाया था, लेकिन उसने नौकरी नहीं चुनी। उसने यही कहा कि मम्मी जिस तरह से आपने बगीचा तैयार किया है, क्योंकि मैंने समधी जी को 551 पेड़ दिए थे, बस तो उसी दहेज की बात मैं जी, कर रहा था, पेड़ की बात कर रहा था। उन्होंने वही बगीचा लगाया, 551 पेड़ दिए। तो आज जो मेरी बड़ी बेटी है वो उसी खेती में काम कर रही है, उसका ससुर है, देवर है, सास है, वो सभी उसी खेती में काम कर रहे हैं, और वो भी इसी खेती को सबसे अच्छा मानते हैं। और जब ये बाराती आए थे 300, तो उन सबको हमने 2-2 पेड़ दिए थे। जो बाराती आज भी नींबू तोड़ रहे हैं, मौसमी तोड़ रहे हैं, वो आज भी हमें याद कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही बारात में तो हमें रोज ले जाया जाए, तो हम अपने खेतों में पेड़ ही पेड़ लगा के तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे जब पॉपुलैरिटी मिलती है, कह लिया नाम हो जाए, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, पत्रकार आते हैं, तो कभी इस तरह के सवालों से गुस्सा हुआ या खीज हुई, इस तरह का तो नौबत जी नहीं आई? जी नहीं, जैसे मैंने देखा सुबह से आप सत्कार में लगी हुई हम लोगों के कि कुछ चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए। ये देखो ये नौबत नहीं आती है, जी, क्योंकि जी। अगर आप नहीं आते हो तो हमें बाहर कौन जानेगा। जी, जी। मैं सबसे ज्यादा जैसे मीडिया है, आप हैं, यूट्यूबर है, इनका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपके सपोर्ट से ही किसान को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम तो खेती में लगे रहेंगे तो हमें आकर के कौन देगा कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है। अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। और एक की हमारी जो सरकार है उसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने अपने जो नर्सरी तैयार कर रखी है, ये हमारी NHB द्वारा रजिस्टर्ड है। जी, जी। किसान के पास इतने पैसे नहीं होते कि अपनी जेब से खर्चा कर सके, तो उन्हें इस पे सब्सिडी मिलती है, जो हमारी सरकार किसानों को देती है। हर चीज पे हमारी सरकार है वो सब्सिडी दे रही है, जैसे ड्रिप सिस्टम है, सोलर है, पेड़ है, इन सब पे दे रही है। क्योंकि जब शुरू में मैंने लगाया तो कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं वो कहीं नहीं आते। तो शुरू में जब 2016 में प्रभुलाल सैनी जी थे, हमारे कृषि मंत्री जी थे, तो उन्होंने 2016 में यहाँ विजिट किया हमारे यहाँ। तो उन्होंने यही कहा कि भाई हमारे घर पे भी इतनी जो है इतनी सफाई नहीं मिलती जितनी आपके खेत में सफाई मिल रही है। और आपने तो इसे चमन बना रखा है, जैसे हिमाचल में सेब ही सेब लगते हैं, उसी तरह से आपने अनार लगा रखी है। तो ये देखो, अगर दूसरा कोई
प्रशंसा करता है तो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आपकी फहरिस्त में झोली में अवार्ड की तो भरमार लगी। मैंने देखा फोटो उपराष्ट्रपति के साथ फोटो, पूषा का जो यहाँ विज्ञान के मंत्री हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन जी के साथ फोटो। कितने सारे अवार्ड आपको मिले? ये हमें जब 2013 में पहले हमें 25,000 का अवार्ड मिला था। उसके बाद जब माननीय वसुंधरा जी थी, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का अवार्ड देकर सम्मानित किया था। और उसी के साथ जब हमारे जो उपराष्ट्रपति जी थे वेंकट नायडू जी, जी। उन्होंने भी मुझे प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया कि भाई आपने खेती में इनोवेटिव बहुत अच्छा काम किया है। और जो अनेक विश्वविद्यालय हैं, कई उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र देकर और सम्मानित किया। हर जगह मुझे सम्मान मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि एक महिला होने के नाते इसी खेती में काम करके, मैंने कहते हैं ना कि पैसा और मन अपना काम है, वही काम आज मैंने मेहनत से करके नाम भी कमाया है और दाम भी कमाए। अच्छा, ये तो बात हो गई, अवार्ड की बात हो गई। आपके यहाँ बहुत सारी ऐसी, जैसे हमने देखा सुबह से लाइन लगी हुई थी जो पौधे खरीदने वालों की, तो बहुत सारी ऐसी रेयर वैरायटियां हैं जो दूसरी जगहों पर नहीं मिलती हैं। चाहे सेब की बात हो, हमारे बहुत लोग कमेंट पूछ करके विश्वसनीय कहाँ है, तो आप तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस शुदा हैं, तो कौन कौन सी ऐसी फलदार पौधे हैं जिनके पौधे आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं? हमारे पास हर वैरायटी के पौधे हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ फलों के ही पेड़ तैयार करते हैं, फूलों के वो नहीं करते। नींबू, मौसमी, अमरूद, बेर, चिक्कू, एप्पल, अनार, हर वैरायटी के पेड़ आपको यहाँ उपलब्ध मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि किसान भाई को पेड़ तो मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें ओरिजिनल क्वालिटी के नहीं मिलते हैं। और अगर पेड़ भी मिल गया तो उन्हें लगाने का तरीका नहीं होता है। तो मैं हर एक किसान भाइयों को मैं सबसे ज़्यादा ये चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण को सबसे आगे बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि महिलाएं चूल्हे चौकी तक ही सीमित है। तो मैं उन्हें आगे बढ़ करके सबसे ज़्यादा उन्हें ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ। तो मेरी महिलाएं मैंने वो सबसे ज़्यादा आगे सपोर्ट होकर के आ रही हैं। तो वो भी आगे बढ़ रही है कि अगर हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है तो हम उसमें पेड़ लगा करके इनकम कर सकते हैं। तो बहुत सी महिलाएं हैं जो यहाँ मेरे से जुड़ी हुई हैं, और जो युवा किसान हैं वो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हर जगह नौकरी नहीं है, अगर हमारे पास खेती है तो हम भी काम कर सकते हैं। तो ये करके हर किसान भाई लगा रहे हैं। तो उन्हें शुरू से लेकर के एंड तक किस तरह से पेड़ लगाना है, कैसे आप उनमें खाद डालनी है, ये शुरू से लेकर एंड तक हम हर एक किसान भाइयों को बता दें, ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग पेड़ ले जाते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से पेड़ मर जाते हैं, सूख जाते हैं। जी। तो बड़ी अच्छी एक जो दास्तां रही है जीरो से हीरो बनने की, या कह लिया जाए कि ₹0 से शुरुआत आपने किया महज 3,000 से, और आज 30 लाख का इनकम हो रहा है। तो ये जो सफलता होती है एक दिन में नहीं मिलती है, और आप जैसे जज्बे वाली महिलाओं को हम सलाम करते हैं कि जिन्होंने ना खुद अपना एक सशक्त महिला होने का उदाहरण पेश किया है, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए, जो कि राजस्थान ही नहीं बल्कि देश और विदेशों की महिलाओं के लिए भी एक सशक्त मॉडल के रूप में खड़ी हैं। क्योंकि महज 5.5 बीघे में और इतनी बड़ी उपलब्धि, और उपलब्धि के साथ जो शोहरत मिलती है, उस शोहरत को बनाए रखना भी एक कठिन चुनौती होती है। उन सारे चीज़ों के साथ आप बनी हुई हैं, और सबसे अच्छी बात कि आपने दूसरे परिवारों की तरह, जो किसान परिवार हैं, उनको नौकरियों में अपने बच्चों को न भेजने की बजाय खेती में लगाए रखा, उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आपने एक शुरुआत की थी, बड़ी बेटी को भी बागवानी की तरफ रुझान किया, उनके परिवार को भी प्रेरित किया। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा, संतोष देवी जो खेदड़ हैं, और इनकी कहानियाँ आप गूगल पर सर्च करिए, हज़ारों कहानियाँ मिलेंगी, हज़ारों यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट मिलेंगे। और मैं आपको शुभकामना देता हूँ, और आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आपको देश का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, किसानों को जो दिया जाता है सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री, उसको भी हो, क्योंकि उसकी आप सही हकदार हैं। और यहाँ के सरकार से मैं भी गुजारिश करूंगा, यहाँ के मुख्यमंत्री से भी गुजारिश करूंगा, यहाँ के हार्टिकल्चर के जो मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जब साल 2025 के लिए नामांकन आमंत्रित किया जाए, तो उसमें नॉमिनेशन के तौर पर पद्मश्री के लिए जब नॉमिनेशन हो, तो संतोष देवी जी का नाम जरूर भेजा जाए। क्योंकि अगली बार जब हम आए तो एक सिर्फ महिला किसान के तौर पर नहीं, बल्कि पद्मश्री संतोष देवी खेदड़ के तौर पर आपका इंटरव्यू लें, और फिर वो कहानी आपके सामने पेश कर पाए। बने रहिएगा, बहुत सारे हमने एपिसोड बनाए हैं, और इनकी जो कहानी है एक प्रेरणा देने वाली है। राजस्थान जैसे पानी की जहाँ पर सबसे ज़्यादा किल्लत है, उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी का प्रबंधन किया, और एक अनार की विशेष किस्म के जरिए, सेब की विशेष किस्म के जरिए एक मिसाल कायम की। सैकड़ों लोगों का यहाँ पर विजिट होता है। आप भी विजिट करना चाहते हैं तो चाहेंगे एक बार आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पहुँचने का पता बता दें, उसके बाद हम विदा लेंगे।
हमने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है, शेखावाटी कर्चीफार्म.com से बना रखी है, और उस पे हर एक नेट, और मेरा फ़ोन नंबर है 7737092992 पे हमें संपर्क कर सकते हैं। और कहीं पे भी गूगल पे डालेंगे तो उन्हें हमारा ये वेबसाइट हमें उन्हें लोकेशन भी मिल जाएगा, लोकेशन मैंने भी मिल जाएगी। जी, लोकेशन डाल कर ही आप मैं जी, पहुंचा हूं। यहाँ पहुँच सकते हैं। तो बने रहिएगा। आगे 1 हफ्तों के दौरान हर दिन आपको एक वीडियो शेखावटी फार्म से जुड़ा मिलेगा, लेकिन जो स्पेशल वीडियो होगा वो इस मातृशक्ति को होगा, जो जिनसे हमने बातचीत की है, और आपके विचारों का, आपके कमेंट्स का हमको इंतजार रहेगा। इसको आप प्रिंट माध्यम से भी अ, देश की चर्चित पत्रिका फार्म एंड फूड में पढ़ने को पाएंगे, और वो भी आने वाले इसी जून महीने के अंक में 10 से 12 दिनों के बाद। तो उस स्टोरी को भी मैं शेयर करूंगा, और उसका भी मुझे इंतजार रहेगा कि उस पर आपका क्या विचार है। और यहाँ विजिट जरूर करिए। विश्वसनीय पौधों के लिए आप पौधे क्रय कर सकते हैं बताए गए नंबरों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।